द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके सुपर टैट में आने वाली गणित के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में टोटल 20 प्रश्न आते हैं, उनमें से हम लोग यहाँ पर 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि रोज आपको 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रश्न आप लोगों ने 150 जो प्रश्नों की सीरीज होती है, 150 हम लोग जो प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कई किताबें खत्म कर रखी हैं। उसमें से अभी अभी अग्रवाल पब्लिकेशन का जो एग्जाम कार्ड आता है उसको खत्म किया है, तो उसी एग्जाम कार्ड के पहले प्रैक्टिस सेट से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ये रोज आपको सुबह 10 बजे मिलता है। उसमें जो गणित के प्रश्न होते हैं जो आपको सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और गणित ऐसा विषय है आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए जिसके आधार पर मेरिट बनती है। जी हाँ, पिछली सुपर टेट में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका गणित विषय कमजोर था, जो 20 में से 10 नंबर 12 नंबर ही ला पाए थे, जिसके कारण उन्हें मेरिट से बाहर होना पड़ा। तो गणित एक ऐसा विषय है जो आपकी मेरिट बनाता है। तो ठीक है भैया, इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं भैया ये प्रैक्टिस सेट, और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में और आसपास जितने भी सुपर टेट की तैयारी करने वाले लोग हैं, सब में आप इस चीज़ के लिए बता दीजिएगा कि द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर 150 जो प्रैक्टिस सेट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसके साथ साथ अब गणित का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो आप ज़बरदस्त तरीके से इसकी तैयारी करिए, हम लोग भी आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। पढ़ते समय पानी वानी सब रख लीजिएगा अपने पास, और इसको हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यानी कि ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन का 51 नंबर का प्रश्न है, पहले प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है a + b की वैल्यू 7 दिया गया है, a b की वैल्यू आपको 12 में 12 दिया गया है, तो a² + b² का आपको मान निकालना है। इस प्रकार के प्रश्न आप मौखिक रूप से ही करिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर a + b का मान 7 है और ab का मान 12 है, तो ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसको, दो संख्याएं ढूंढिए जिसको जोड़ने पर आपका 7 आता हो और गुणा करने पर 12 आता हो। तो अब 12 किन किन के, पहले यहाँ से अपना दिमाग लगाइए, यहाँ से 12 किन किन संख्याओं के गुणा करने पर आता है। तो 12 आता है, 12 × 12, 12 और 12, या यहाँ पर हम लिख के देखते हैं 12 × 12 आपका आता है। तो 12 एक जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका देखिए 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या आता है 3 × 4, इसका अंदाजा आप लोग पहले से ही लगा चुके होंगे। तो 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाता है। ठीक है भैया, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या अगर 4 मान लें तो गुणा करने में देखिए 12 आ रहा है, और अगर ये 3 को और 4 को जोड़ दें तो ये पहला वाला समीकरण आपका 7 भी आ जाता है जोड़ने पर। तो कहने का हमारा सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 3 और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 4, अब हमें निकालना a²। तो a की वैल्यू 3 है, इसका जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9। b की वैल्यू 4 है, इसका जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, इनको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 25। 25 कहाँ है आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें ट्रिक नहीं पता है या नहीं आता तो इसको आप सीखने की कोशिश करिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर हमें तो फार्मूले से ही लगाना है, तो लो भैया फार्मूले से लगा लो। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, a² + b² + के 2ab। अब a + b का मान कितना दिया गया है, देखिए पहले वाले समीकरण में 7 दिया गया है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। इसका मान तो हमें निकालना ही है, a² + के b² + के 2, और ab का मान कितना दिया गया भैया, ab का मान यहाँ देखिए आपका 12 दिया गया है। ठीक है, तो a² + b² हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 12 का 2 में गुणा करोगे हो जाएगा 24, 24 इधर ला के 49 में से घटाओगे तो हो जाएगा आपका 25। तो इस प्रकार आप समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इस प्रकार के सवाल मौखिक रूप में ही सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 52 नंबर के प्रश्न पर।
इसमें आपको दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या आपकी ये है, दूसरी संख्या आपकी ये है। इन दोनों संख्याओं में बताना है कौन सी संख्या छोटी है, यानी कि ABCD करके 4 समीकरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समीकरण आपका सत्य है। देखिए यहाँ ऊपर ये बार का निशान लगा है, इस बार के निशान का मतलब ये होता है यही संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। ये आपके पहली संख्या का मान हो गया। दूसरा वाला पढ़ते हैं, ये वाली संख्या ये है 0.8 का है ये होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8। 8 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 हो जाएगा 64। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। दूसरी संख्या की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है, पहली संख्या की वैल्यू हमारी ये निकली है। अब इसमें से बड़ा कौन है, देखने से ही लग रहा है ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब ये कहाँ से आई, 0.8 से आई है। तो ये देखिए जिसके तरफ ये ऐसा मुंह होता है ना वो संख्या बड़ी होती है, तो ऐसा मुंह किस विकल्प में है, ये इसका विकल्प जो है आपका बी वाला सही है, क्योंकि जो ये बड़ा का मुंह है ये 0.8 की तरफ ही है, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको फटाफट मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर ही आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पर आप साथ बने रहिए। जब तक आपका सुपर टेट का परीक्षा नहीं होती है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको गणित में हम लोग एक्सपर्ट बना देंगे। बहुत सारे आपके जो 30 प्रश्न आते हैं आप 30 प्रश्न तो आपके यूपी टेट में आते हैं, आपकी सुपर टेट में जो 20 प्रश्न आते हैं उसमें से यकीन मान के चलिए 10 प्रश्न तो आप मौखिक ही सॉल्व करके आएंगे। बस अगले 3-4 महीने तक हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए गुणनखंड करिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको मौखिक ही करना है, इसका आपको गुणनखंड करके कितनी वैल्यू होगी वो निकालना है। अब इसका गुणनखंड करने का तरीका 2x² माइनस के यहाँ पर 9x है और प्लस के 10 है। कक्षा 6 की किताब में ये गुणनखंड करना बताया जाता है। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो फटाफट इसको करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं आता है तो हम विकल्प के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जोड़ना घटाना हम यहाँ पर लिख के सॉल्व कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये जोड़ने घटाने वाला कार्यक्रम आप मौखिक ही करने लगेंगे, तो हम विकल्प के माध्यम से इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये है इसका गुणनखंड करने का, अगर आपको तरीका पता है, कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है तो कर लीजिएगा। चलिए विकल्प, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो विकल्प से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ये आपका सारे ABCD 4 आंसर दिए गए हैं, कोई भी एक आंसर जो हमें अच्छा लगे पहले उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम A ही लेके चलते हैं। एक में कितना दिया है 4, यानी जो x इस समीकरण में लिखा गया है उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। कहने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 9 और 9 के बाद x है, यानी x की वैल्यू हमने 4 मानी है, प्लस के 10। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो 0 है ना भैया, 0 के बराबर सब होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके 0 के बराबर अगर हो जाता है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं होता है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा भैया 32, 9 चौक कितना होता है 36, और ये प्लस के 10। इसको आप 32 और 10 जोड़ेंगे 42, 42 में से ये 36 घटाएंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसको काटो, आगे बढ़ो। अभी बी को लेके चलते हैं। ये 2 b यानी x की b का मतलब है कि हमने x की वैल्यू 5 माना है, तो x स्क्वायर की यहाँ पर आप लोग 5 का वर्ग रखिए 9 और मल्टीप्लाई x यहाँ पे 5 रखिए और प्लस के 10। इसको जरा जोड़ते हैं, क्या ये 0 होगा। ये 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 में 2 को गुणा करेंगे हो जाएगा भैया आपका 50, 9 पचे कितना हो जाएगा 45 और प्लस के 10। ये 10 और 50 मिलके हो जाएगा 60, 60 में से 45 घटाएंगे तो ये भी 0 नहीं होगा, यानी कि ये वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब आप सी पे आइए, ठीक है। सी में देखिए 2x की वैल्यू हमें 2 रखना है, तो यहाँ पर वर्ग किया माइनस की 9, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखना है और प्लस के हमारा 10। 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 8, माइनस के 9 दूनी 18 और प्लस के 10, 10 ये प्लस वाला और ये 8 प्लस वाला जोड़ेंगे 18, 18 में से 18 गया तो हो गया भैया 0, यानी कि ये वाला हमारा इसको सॉल्व करने से, ये वैल्यू रखने से 0 आ रहा है, तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये आपने जो गुणा भाग किया है ये अभी करने में आपको थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन साथ में बने रहिए 3-4 महीने तक ये सारे गुणा भाग आप मौखिक ही कर लेंगे। यानी कि ये जो प्रश्न है अगर आपको परीक्षा में मिल जाए तो ये प्रश्न आपको मौखिक ही करना है, अभी नहीं कर पा रहे हैं
कोई बात नहीं, 3-4 महीने बाद आपको इस प्रकार के प्रश्न मौखिक ही करना है। जैसे कि हमने बताया अभी तक आपने 3 प्रश्न सॉल्व किए हैं, ये उनमें से 2 प्रश्न आपको इस प्रकार से मिले हैं कि आपको परीक्षा में मौखिक ही लगाना है। पहला ये 51 नंबर वाला प्रश्न और दूसरा ये 53 नंबर वाला प्रश्न। इन सारे प्रश्नों को मौखिक ही भैया सॉल्व करना है, तभी मजा आएगा, तभी गणित पढ़ने का मजा आएगा। चलिए, इकाई का अंक, ये भी आपका मौखिक ही है प्रश्न है। ये समीकरण दिया है, इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है। इकाई का अंक निकालने का मतलब ये जो इकाई के अंक है हमें इससे मतलब होना चाहिए। यानी कि पहली संख्या में सबसे पीछे वाला इकाई कितना है 6, दूसरी संख्या में कितना है 8, तीसरी संख्या में कितना है 9 और अगली संख्या में पीछे वाला अंक यानी इकाई का अंक कितना है 2, इससे मतलब होना चाहिए। अब इन दोनों गुणा करिए, कितना आ जाएगा 48, इन दोनों गुणा करिए, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। हमें तो पीछे वाले से ही मतलब है, इकाई से ही मतलब है। तो इकाई कितना है यहाँ 8, दूसरे में कितना है 8, 8 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64। हमें पीछे वाले से ही मतलब है, यानी इकाई से ही मतलब है, तो कितना हो जाएगा 4। और 4 कहाँ लिखा है आपका विकल्प ए में लिखा है, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि ये भी प्रश्न मुश्किल से आपका 2-3 सेकंड का ही प्रश्न था। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, पंचभुज का हम लोग निकालते हैं कितना कोण होगा। प्रश्न में दिया गया है किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो जो कोणों का योग होता है, जो कोण होते हैं, टोटल कोण होते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला n-2 × 180। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि अगर हम ये n का क्या होता है, n जो भुजाओं की संख्या होती है। यहाँ पंचभुज है यानी n की वैल्यू कितनी है 5 भुजाएं होती हैं, जितनी भुजाएं। अगर ये फार्मूला आप भूल जाएं तो कैसे याद करेंगे, आपको ये तो पता है ना, त्रिभुज के कितने जो कोण होते हैं सभी वो कितने होते हैं 180 होते हैं। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं 3, तो n- अगर 2 का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यही बारा फार्मूला, तो n की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 2 × 180 और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुणा 180 में करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। यानी कहने का सीधा मतलब है त्रिभुज की भुजाओं की संख्या के आधार पर आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में, पंचभुज में, षष्ठभुज में जो टोटल कोण निकालने का फार्मूला होता है वो n-2 × 180 ही होता है। अब ये पंचभुज है यानी n का मतलब 5 है, तो 5 - 2 और × 180। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 और 3 गुणा 18 में करेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिहाई। 1 मिनट, कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 18 × 54 आपका 540 540 कहाँ है आपका विकल्प सी में है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बोलते बोलते गला सूख जाता है, इसलिए पानी वानी पीते रहिए। आप लोग भी पढ़ते समय पानी पीते रहिएगा। देखिए भैया, मौखिक तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं और आपको चौथे कोण का मान निकालना है। तो आपको पता है चतुर्भुज के जो सारे कोण होते हैं वो 360 होते हैं। पहला कितना दिया है 110, दूसरा है 85, तीसरा है 70। तो पहले 110 में ये 70 जोड़ लो, कितना हो गया 180। अब 180 में ये इसका जो 85 लिखा है ना 80 जोड़ लो, तो 180 में जब हम लोग 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 260 हो जाएगा। और ये 5 बचा है, 5 और जोड़ लो तो हो जाएगा 265। यानी कि चारों कोणों के योग में से 3 कोणों का योग घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ कुछ बचा नहीं, हो जाएगा 95। 95 कहाँ है, विकल्प डी में है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों कोणों का योग याद रखिएगा 360 होता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब इसमें भी भैया कुछ करना नहीं है, दिमाग वमाग नहीं लगाना है। अगर इसमें थोड़ा सा आप ट्रिक लगा देंगे ना तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश मत करिएगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 12 है और कर्ण कितना है भैया 13 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लंब नहीं दिया गया है, ठीक है। तो लंब के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, तो ठीक है पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप लंब निकाल लीजिएगा, लेकिन उस तरीके से हम नहीं निकालेंगे। आपको पता है जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट किसका होता है, 5, 12, 13 का होता है, ठीक है। और 8 किसका होता है, 8, 15, 17 का होता है। और 7, 24 और ये 24 है, सॉरी 24 है, ये 24 और 25 का होता है, ठीक है। ये 24 लिखा है। ये ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वो इसी अनुपात में होती हैं। आपके जो प्रश्न मिलते हैं वो 80% प्रश्न इसी अनुपात में ही समकोण त्रिभुज की भुजाएं रहती हैं, ठीक है।
तो यानी कि अगर एक हमारी भुजा 12 है, दूसरी भुजा अगर 13 है, तो लंब हमारा जो स्वाभाविक सी बात है वो लंब 100% 5 ही होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप इसमें समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है उसको लगाकर भी आप लंब निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको आंसर निकालना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि जो प्रश्न होते हैं उसको समझना और उसको पढ़ना और उससे सीखना क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं। तो लंब आप इस ट्रिपलेट के ही माध्यम से निकालेंगे। अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा कितनी है, मान लेते हैं उदाहरण के रूप में हमने कहा है, आपसे पूछा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 24 है, तो बताइए कर्ण बताइए समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना होगा। समकोण त्रिभुज का लंब 10 है और दूसरा आधार 24 है, तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण आपका मौखिक आपको आंसर देना 26 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए ये पहला वाला ट्रिपलेट है, 5 का हमने डबल किया 10, तो 12 का डबल होगा 24, 13 का डबल होगा 26, यानी कि इस अनुपात में होने का मतलब इसमें हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कभी पढ़ेंगे। तो अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ज़्यादा एक दिन में ज्ञान नहीं लेना है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो ये 2 से ये 6 कट जाएगा और 6 का 5 में गुणा हो जाएगा कितना 30। 30 कहाँ पर है, कहीं पर है, आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार में आप ये फार्मूला रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। चल भाई आगे सॉल्व करते हैं। 792 का 6 सही 2/3% कितना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। 792 लिख लो, का मतलब होता है इसका, ये वाले का मतलब होता है गुणा, और इसका पहले इसमें गुणा करते हैं, फिर जो आता है ये ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 3। लेकिन ये जब प्रतिशत के निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100, इसका भी ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, 0 से 0 कट गया, 3 से इस वाली संख्या को काट दो तो 3 दूनी 6, 3 छके 18, 3 चौके 12 और यहाँ गुणे 2 है और नीचे ये वाला 0 बचा है, यानी कि पूरा पूरा 10 बचा है। 2 गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा 5। अब ये 10 बचा ना, 10 बचा तो 10 का भाग मत करिएगा, बहुत सारे लोग तो 10 का भाग ही करने लगेंगे। भैया 10 का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर एक 0 है, यानी कि पीछे से यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिए तो यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा। 52.8 आपका आंसर होगा। कहाँ पर लिखा है ये, आपके विकल्प ए में ही लिखा है, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। दूसरे तरीके से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक गणित में जो भी हमारे कमजोर विद्यार्थी हैं उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें 2-3 तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका होता है वही आपको बताया जा रहा है। 59 नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। एक मेज 1960 रुपये में खरीदा गया मतलब ये क्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। यदि उसे 1862 रुपये में बेचा गया मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया है। तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो हानि का जो प्रतिशत निकालना होता है ना, उसका फार्मूला होता है कि जो हमारा लॉस हुआ है, हानि हुआ है, उसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, क्रय मूल्य लिखो। यहाँ हिंदी में दिया गया है तो हम भी हिंदी में ही लिख देते हैं, गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो खरीदा कितने में 1960 में, बेचा कितने 1862 में, लॉस कितना हुआ, तो देखो जब 1960 में 60 घटाएंगे तो 1800 पे पहुंचेंगे और यहाँ पर 60 है, इसको आप लोग अभी 70 मान लो, तो यहाँ 60 और 70 की गैपिंग हो गई 90 और 90 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 98। तो हमने तो अपने तरीके से मौखिक घटा लिया है। अगर आप मौखिक नहीं घटा पा रहे हैं तो इस प्रकार लिख के आप इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कुछ मौखिक घटाना भी सीखिए, अगर नहीं आता तो आप घटा लीजिएगा। लॉस हमारा इतना हुआ है। नीचे क्या होता है क्रय मूल्य, कितना है 1960 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करना है, यहाँ 2 से मत कैंसिल करिएगा। देखिए ये पूरी संख्या 98, ये नीचे वाली पूरी संख्या से 2 बार कैंसिल हो जा रही है। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 19, पूरी 2 बार कैंसिल हो गई। ये 2 नीचे है 5 ऊपर, 2 नीचे है 10 ऊपर है, 2 का भाग 10 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। तो 5% हमारा आंसर होगा। विकल्प पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है,
समय इसलिए लग रहा है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। और बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य क्या होगा? तो भैया समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, उसको आप रट लीजिएगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले। तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है? प्रथम 8, प्रथम 10, प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। ध्यान दीजिएगा, ये वर्गों के समांतर माध्य का फार्मूला आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है n+1 और 2n+1 और मल्टीप्लाई किससे करना है, यानी भाग किससे देना है, 6 से देना है। तो ये फार्मूला होता है। n क्या होता है? n भुजाओं की n टोटल संख्याएं होती हैं। n बराबर क्या होता है? संख्या, कुल कितनी हमारे पास संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है n की वैल्यू? यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 8 है, क्योंकि 8 आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। n का मान 8 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा। n का मान यहाँ 8 रखेंगे और यहाँ पर 8 रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस 1 और नीचे कितना भैया 6। चलिए इधर लिख लेते हैं, 8 और 1 जोड़ के कितना हो गया 9। यहाँ देखिए यहाँ पर कोई नहीं निशान है, यहाँ पर निशान नहीं होता, गुणा का निशान ही माना जाता है। 16 1 कितना हो गया भैया 17, नीचे है 6, इसे हम किससे कैंसिल करें? 2 नहीं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 7 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 17, 17 का 3 में गुणा करेंगे 17 के यहाँ कितना हो जाएगा भैया 51 और 2 का भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर दशमलव लगा के 2 पंचे 10, 25.5 25.5 कहाँ पर है, किस विकल्प में है? विकल्प बी में है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने आपके सुपर टेट के टोटल 10 प्रश्नों का जो गणित से संबंधित हैं उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और ये आपके एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को नहीं सॉल्व किया है तो उसको जाके अलग से उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर जाके आपको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें जो आपके गणित के प्रश्न होते हैं, गणित के प्रश्नों की एक अलग से हम लोग वीडियो बना रहे हैं जो आप अपनी गणित की तैयारी इन्हीं सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों को देना आवश्यक है कि आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट मत खरीदिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, मार्केट से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने का आवश्यकता नहीं है। आपको हम 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। अपना रुपया बर्बाद मत करिए, 200 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको जो मार्केट में उपलब्ध प्रैक्टिस सेट हैं उन्हीं में से आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रुपया खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।